तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्रिक में। तो पिछले वीडियो तरीके आज मैं फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एनटीपीसी में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अगर क्वेश्चन और मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो में डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की क्लास पर और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि sec x इंटू cosec x इक्वल टू है तो tan की पावर nx प्लस cot की पावर nx का मान होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से, और ताकि आपका समय एग्जाम हॉल में बचे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, समझिएगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लगाएंगे कैसे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। लिखा है sec x इंटू cosec x इक्वल टू, और हमें फाइंड करना है tan की पावर nx प्लस cot की पावर nx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें x की ऐसी वैल्यू, मतलब x का ऐसा मान रखिए कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाए। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल 45 अंश मान लेंगे, ठीक है ना। जब x इक्वल 45 अंश मानेंगे हम यहाँ पर रखेंगे sec x 45 अंश, x को हटाया 45 रखा इंटू cosec 45 इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करने पर 2 आ रहा है तो जो हमने x की वैल्यू माना वो सही माना, और जो x की वैल्यू माना वो यहाँ पर हम रखेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता होता है sec 45 का मान कितना होता है। sec 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। sec 45 का मान √2 होता है इंटू cosec 45 का मान कितना होता है, cosec 45 का मान होता है √2 इक्वल 2 चल रहा है आपका। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इक्वल 2। जब हमने x की वैल्यू 45 अंश मान लिया और जब इसको सॉल्व किया तो 2 बराबर 2 आ गया, मतलब कि LHS बराबर RHS आ गया। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू माना मैंने सही माना। अब वो x की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए ना, तो यहाँ रखेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, ये tan की पावर n, x की जगह पर 45 रखेंगे, 45 अंश, और cot n x 45। अब बेटा tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 पावर n प्लस cot 45 का मान भी n होता है। अब एक के ऊपर पावर चाहे जितनी लगी हो आंसर एक ही होता है, मतलब उसकी वैल्यू एक ही होती है। तो tan की पावर 1 का मान भी 1 होगा, tan की पावर 1 की पावर n का मान भी 1 होगा, और 1 की पावर n का मान 1, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 4/5। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। दिख रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहां पर x नहीं है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 4/5। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। मान किसका ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्वेश्चन। ओके, समझ में आ रहा है? हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 4/5 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा हो जाएगा बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तब करेंगे कितना आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 5 साइन थीटा, इस साइन थीटा जो 4 साइन थीटा है इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का 4 साइन थीटा होगा बराबर 4 कॉस थीटा आपका पहले से ही। अब इसको 5 कॉस थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। अब ये हो गया। अब 5 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, जब 5 साइन थीटा में 4 साइन थीटा घटाएंगे तो 1 साइन थीटा बचेगा इक्वल। अब ये 5 4 कितना हो जाएगा 9 कॉस थीटा। अब इस तरीके से थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। जो कॉस थीटा दिखाई दे रहा है ये नीचे आ जाएगा बटे में, तो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 9। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर tan थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू पता चल गई। जब tan थीटा की वैल्यू पता चल गई, कितने आ गए, tan थीटा बराबर आ गया 9। अब जब tan थीटा बराबर 9 आ गया, अब इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। किसमें, यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 माइनस tan लिखा हुआ है, tan की जगह लिखेंगे हम 9 स्क्वायर लगा है लगा देंगे 1 प्लस फिर tan की जगह पर लिख देंगे हम 9 स्क्वायर लगा है लगा देंगे। अब 1 माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, यहाँ 1 प्लस 9 का होता है 81। इस तरीके से 81 में 1 हम लेस करेंगे तो माइनस का 80 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 82। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व हो जाता है तो मतलब जब काटते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8 0। तो इस तरीके से माइनस का 40/41 हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 40/41। यही हमें निकालना था। तो समझ में आ गया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलें इसको हम रख करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इसको देखते हैं और इसको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करते रहें और शेयर करें। ठीक है ना, शेयर कमेंट जरूर कर दें ताकि हमें पता लगे कि हाँ आपके पास क्वेश्चन पहुंच रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है ना, तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है ना, चलें तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू टेन थीटा। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू टेन थीटा -1 = 0। ठीक, ये है। और जहां 0 छोटा है थीटा से, 0 छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है 2π से, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जो tan को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, किसमें, हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 = 0। आपका चल ही रहा है। अब क्या करेंगे, हम इस कॉस से इस कॉस को फिनिश कर देंगे। जब इस कॉस को फिनिश करेंगे तो इस तरीके से हमारा बचेगा क्या, साइन थीटा और साइन थीटा। अब ये मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 = 0। इस तरीके से आ गया।
आ गया। अब देखिए जी आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो एक जो फार्मूला होता है सर्व सम का, इसको कहते हैं, आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस 1। हमें पता है इस फार्मूले से, आपको पता होगा जब a प्लस बी a माइनस बी होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना। तो यही तो ये लिखा था, तो हमने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब बराबर 0 चल रहा है क्योंकि हमें थीटा का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, एक बार मान लेंगे साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए साइन के पदों में -1 किसका मान होता है, साइन के पदों में होता है 270 अंश का मान होता है, ठीक है, -1। तो हमारा थीटा बराबर आ जाएगा 270 अंश, ठीक, एक तो जी मान हो गया। इसके बाद एक बार हम मान लेंगे हम साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो गया। अब देखिए साइन के पदों में एक किसका मान होता है, साइन के पदों में एक किसका मान होता है, साइन के पदों में एक किसका मान होता है, जल्दी से बताइए कमेंट में, आप जे लोग आप बताइए, जल्दी से कमेंट करें और साइन के पदों में एक बताइए किसका मान होगा, जल्दी से बताइए। नहीं पता, चलिए हम बताते हैं। तो इस साइन के पदों में होता है एक, साइन 90 का मान 1 होता है, क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो थीटा बराबर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं हम 1 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब पाई का मान 180 अंश रखेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा ना, तो हमारा आ गया पाई बाई 2। इसी तरीके से हम इसको 270 को क्या लिख सकते हैं, 270 को लिख सकते हैं 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारे आंसर हो जाएंगे कितने, 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये हमारा होगा आंसर। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, तभी मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो प्लीज लाइक करते रहें जरूर, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि राम और श्याम क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या कह रहा है, राम और श्याम 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के समान दूरी तय करते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, एक राम और एक श्याम है, वो समान दूरी है उनकी, मतलब कि जितनी दूरी राम जा रहा है उतनी दूरी श्याम भी जा रहा है, लेकिन इनकी जो चाल है, चाल क्या है, कह रहा है राम और श्याम क्रमशः 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, प्रति घंटा की चाल या गति से। तो क्या है, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ है, राम भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है और श्याम भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है। तो देखिए अब जो राम की स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और श्याम की जो स्पीड है वो है आपकी 10 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अब समझ गए, ये दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, दूरियां सबके लिए सेम, मतलब दोनों के लिए सेम है। मान लिया हमने इसको भी यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब x किलोमीटर की दूरी है, इसको दोनों को कवर करना है, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है इसको देखते हैं। दूरी तय करते हैं, यदि राम श्याम से समान दूरी तय करते हैं, राम और श्याम समान दूरी तय करते हैं, यदि राम श्याम से 36 मिनट अधिक लेता है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, राम श्याम से 36 मिनट अधिक लेता है, जो राम है वो श्याम से 36 मिनट अधिक समय ले रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। वो जाहिर सी बात है अधिक समय लेगा क्योंकि उसकी स्पीड जो है कम है। चलिए यहाँ तक तो बात समझ गए, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। यदि समय, देखिए फिर से, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है ना।
या फिर इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब देखिए जब टाइम को हम यहाँ पर ले आएंगे तो चाल यहाँ पर आ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी, यही दोनों के लिए होगा, ठीक। अब इसको समझ में आ गई, इसको हम इरेज कर देते हैं, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी ना। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो हमने मान लिया जो राम की जितनी दूरी तय करनी थी उतनी श्याम को दूरी तय करनी थी। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया x दूरी कुल है, x दूरी है, और राम ने चलना स्टार्ट किया, और राम का मतलब चाल बराबर दूरी कितनी x बटे दूरी बटे समय होता है। हमने समय को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, टाइम यहाँ आ गया था, तो अब सॉरी स्पीड यहाँ आ गई थी ना, तो स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर। अब इस तरीके से श्याम के लिए भी दूरी उतनी ही है, वो कितनी रफ्तार से जाता है 10 की रफ्तार से जाता है, बराबर टाइम में कितना अंतर आता है 36 मिनट का अंतर आता है। तो समझ में आया नहीं आया, फिर से देखते हैं। ये राम है, राम की दूरी भी कितनी है x किलोमीटर ही तय करना है यहाँ से यहाँ तक, और श्याम को भी इतनी ही दूरी तय करना है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से उनको चलने में अंतर कितना आया, अंतर का मतलब आया, अंतर कितना आया 36 मिनट का अंतर आया। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना है, ये आपकी जो स्पीड है, जो स्पीड है तुम्हारी आपकी, वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ये है मिनट में। तो अब जब मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो हमें पता है 60 से हम डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10x माइनस 9x बटे 90 बराबर, जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 6 6 36 होते हैं और 6 60 होते हैं, ठीक। अभी यह कटेगा 2 3 6 2 5 10, तो इस तरीके से 3/5 आ गया। यहाँ पर 10 में 9 गया तो यहाँ x बटे 9 90 बचा, बराबर 3/5 बचा। तो इस तरीके से x बराबर 90 इधर चला जाएगा, 3 गुणित 90/5, तो x बराबर 5 एकम 5, और बचा कितना 4, 5 40, 18 चौको 72, सॉरी 18 त्रिका 54, कितना आ गया 18 त्रिका 54 आ गया। तो ये 54 क्या आया, किलोमीटर आया। तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी 54 किलोमीटर थी। तो इस तरीके से हमें कुल दूरी पता चल गई। तो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक करते रहें, कमेंट भी करें और शेयर जरूर कर दें। चलिए तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 2 वर्षों के लिए 15,000 रुपए की धनराशि, मतलब प्रिंसिपल कितना है, यह भी कहें अमाउंट कितना है 15,000 रुपया। 15,000 रुपए की धनराशि 12.5% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12.5% की दर से, वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके, SI हो गया, ये CI हो गया, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। क्या है, जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो ब्याज लगता है वो सेम लगता है, जो फर्स्ट ईयर में होगा वो सेकेंड ईयर में भी होगा, वो थर्ड ईयर भी होगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें फर्स्ट ईयर का तो ब्याज सेम रहता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, बट जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर या आगे भी किसी भी ईयर का हो तो उसमें ब्याज का ब्याज जुड़ता रहता है। तो यही होता है अंतर। चलिए इस क्वेश्चन में अंतर ही हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, 15,000 रुपए की धनराशि को 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये कह रहा था ज्ञात करने के लिए, मैं ज्ञात करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 15,000 रुपया है इसका हम 12% है, मतलब 12.5% सॉल्व करेंगे हम। तो इसका परसेंटेज हटाते हैं, एक 0 बनाते हैं, ठीक। अब इससे हम ये काट देते हैं, ठीक। बचा कितना 15
इसको मैं पहले यहाँ ली तो 125 और 15। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पन्ना 75 होते हैं, कैरी बचा 7, 15 15 दूनी 30, 30 और 7 37, बचा 3, 15 एकम 15, 15 3 18। तो इस तरीके से 1875 हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट ईयर का ब्याज, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर जो फर्स्ट ईयर का होगा वही होगा सेकेंड ईयर का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हाल होता है वो देखते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट ईयर का सेम ही रहता है, तो इस तरीके से होगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर आएगा उस पर 1875 तो हमें देना ही देना पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है 1875 उसका भी ब्याज सेकेंड ईयर में हमें जोड़ करके देना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर का जो 1875 ब्याज है इसका ब्याज कितना होगा। तो क्या करेंगे, तो 12.5% को सॉल्व करेंगे हम। इसका जीरो हटा दिया, यहाँ कर दिया। अब इसको और थोड़ा सा काट लेते हैं। काटेंगे कैसे, तो हमें पता है 25 पंचे 125, 25 चौको 100 जीरो, फिर काटेंगे 5 एकम 5, फिर पनौठी 40 हो गया ना। अब कितने से कटेगा, नहीं कटेगा, अब 8 से काटेंगे सीधा सीधा। तो 8 से हम भाग करेंगे ऐसे, 8 दूनी 16 हो जाएगा, बचा 2 7 बचा। अब 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 बचा 3 5 आ गया, और 8 चौको 32, 8 चौको 32 बचा 3, दशमलव लगाया जीरो बनाया, और 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 आ गया कितना 6, फिर दशमलव लगा दिया, और 8 सत्ते 56। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 234.37। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 8 8 16, 16 1 17, 1 2 1 3। मतलब कि इसको भी ऐड करेंगे तो नहीं आ जाएगा हमारा, ठीक। और प्लस जे भी देना पड़ेगा आपको ये भी देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि आपका साधारण ब्याज आया 3750, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो 3750 तो आया ही आया। इसके बाद ये ब्याज का भी ब्याज जुड़ा हुआ है, तो यही तो हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा जा रहा है वही हमारा अंतर होगा। तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 234.37, ये हो गया हमारा अंतर। तो समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में। ये तो आपको मैंने समझाया है तो टाइम लगा है, बट आप इसका यूज करोगे, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही कम समय में आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही कम, बहुत ही जल्दी समय में, ठीक है ना। चलिए एवरेज का भी क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। लिखा गया है कि 10 संख्याओं के औसत की गणना 15 के रूप में की जाती है। 10 संख्याओं की औसत की गणना 15 के रूप में की जाती है। बाद में यह पता चला कि गणना करते समय एक संख्या 36 को गलत अर्थात 26 के रूप में पढ़ा गया, ठीक है ना। क्या कह रहा है, 36 को 26 के रूप में पढ़ा गया, ठीक है ना। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। कह रहा 10 संख्याओं की औसत की गणना 15 के रूप में किया गया। तो क्या 10 की 15 के रूप में, मतलब योगफल 150 आएगा। इसके बाद में यह पता चला कि 36 को 26 पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया, 36 को 26, मतलब पढ़ना चाहिए 36, किया गया 26। कितने का अंतर, 10 का अंतर। कितने का अंतर, 10 का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब 10 हमारी त्रुटि हुई ना। तो इस 10 का अंतर, इसका मतलब वो होगा कितना, 160 होगा। 160 होगा कि नहीं होगा। तो आगे कह रहा था कि रूप में किया गया तो सही औसत ज्ञात करो। सही औसत ज्ञात करो तो हो जाएगा 160, संख्या कितनी थी 10, भाग देंगे तो आ जाएगा 16। तो सही औसत होगा 16। तो समझ में आ गया क्वेश्चन और समझ में आ गया आंसर।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x माइनस 1/x इजक्वल टू 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, x माइनस 1/x इजक्वल टू 5, ओके। इसके बाद कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम, हमें पता होता है x माइनस 1/x स्क्वायर, अगर हम इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें तो इस तरीके से एक फार्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ये पता होगा आप लोगों को। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, हमें देखिए फिर से मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए प्लस के लिए होता है, एक होता है माइनस के लिए, एक होता है प्लस के लिए, प्लस वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस के लिए भी यही होता है सेम, बट यहाँ पर माइनस लग जाता है यहाँ पर, ठीक। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। यहाँ पर यही देखिए फार्मूला ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको मानेंगे a तो हो जाएगा a स्क्वायर 1/x को करेंगे तो 1 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a होगा तुम्हारा x और b होगा 1/x। अब देखिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x बराबर 1 माइनस 1/x बराबर लिखा है 5, तो या इसकी जगह पर 5 लिख देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे माइनस, इससे ये कट गया, बचा कितना 2। तो समझ में आया मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर इतना आ गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 25। अब इस जो माइनस का 2 है इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा प्लस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब 25 और 2 कितने होते हैं 27 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमसे यही पूछा जा रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा 27। तो समझ में आया क्वेश्चन। चलिए समझ में नहीं आया तो एक बार मैं और इसको बताता हूं आप लोगों को, समझिए। देखिए यहां तक तो कोई बात नहीं, ये फार्मूला आपको मैंने बता दिया, समझ में आ गया दोनों। अब क्या करेंगे, जो x माइनस 1/x है इसका हम कर देंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर कर देंगे ये फार्मूला बन गया। अब इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है माइनस 2a मतलब x, b मतलब 1/x, ठीक है। अब इससे ये फिनिश हो गया। तो इस तरीके से x माइनस 1/x की वैल्यू में पता है 5, तो 5 के स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा दिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बचा। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होता है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। अब 2 को उठा के इधर लाएंगे, अगर माइनस में है तो प्लस में आएगा। तो इस तरीके से देखिए 25 माइनस, अब इधर हो जाएगा प्लस बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और 25 2 कितने होते हैं 27। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का मान निकल के आ जाएगा 27। तो समझ में आ गया, 2 बार मैंने बता दिया, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, ये औसत का क्वेश्चन आ गया है एवरेज का, ठीक है ना। तो कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कितनी थी, 5 सदस्यों की आयु 17, औसत आयु 17 वर्ष थी। अगर इनका योगफल निकालेंगे तो इनका मल्टीप्लाई 17 × 5 = 85 आ जाएगा। योगफल कितना आ जाएगा 85 आ गया। इसके आगे कह रहा है एक बच्चा पैदा हुआ, क्या कह रहा है, औसत आयु 17 वर्ष थी, एक बच्चा पैदा हुआ परिवार की औसत आयु उम्र आज की वही है, तो बच्चे की आयु बताइए।
कहने का मतलब है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी, और अब मतलब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, अब मतलब 3 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और फिर भी उसकी औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की आयु बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, 17 वर्ष मतलब कि योग आ गया 85। अब देखिए और कह रहा था कि 3 वर्ष पहले की बात थी, तो अब 3 वर्ष हो जाएगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कितने सदस्य थे, 3 वर्ष और 5 थे, अगर इसको हम करेंगे तो 5 थे या 15, तो 15 वर्ष और बढ़ना चाहिए क्योंकि एक बच्चा आ गया है, तो 15 वर्ष बढ़ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 5 8 9 1 10, टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये मान के चलते हैं पहली औसत आयु कितनी थी, पूरे की 100 थी। कितनी थी, योग 100 था, मतलब तो 5 सदस्यों की औसत आयु और 100 था। इसके बाद क्या करेंगे, अब एक सदस्य और आ गया, मतलब जो बच्चा आया तो संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो अब कितनी, 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो अब उनकी औसत आयु का योग कितना हो जाएगा, 17 छक्का 90, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102। अब हो जाएगा कितना, 102। तो अब 102 क्यों हो गया, 100 से 102 क्यों हुआ, क्योंकि वो बालक आया है, उसका तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो कितना बढ़ गया, तो जो बढ़ा है वही उस बच्चे की आयु होगी। तो बढ़ा कितना, 2, तो यही बच्चे की आयु हो जाएगी 2 वर्ष। तो इस तरीके से हम इसको भी लगा सकते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत छोटा क्वेश्चन था, इसको मन भी आप सॉल्व कर सकते थे एग्जाम हॉल में, तो मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने उसमें लगा के बताया आप लोगों को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 7/6 का 5/6 140 है, तो उस संख्या का 9/40 क्या होगा। चलिए कह रहे यदि किसी संख्या के, संख्या मुझे नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे, मान लिया मैंने कोई संख्या x होगी, y z कुछ भी मान लीजिए, तो मैंने मान लिया एक संख्या x है, उस संख्या का मतलब गुणा का निशान होता है, उस संख्या का 7/6 का, फिर दोबारा का आ गया, मतलब पहले तो है किसी संख्या का 7/6 का मतलब गुणा का निशान 5/6 140 है, तो वह संख्या बताइए। मतलब हमने जो संख्या माना x, इस संख्या का मान बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 7 पन्ना 35x 6 36 बराबर 140। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 140 गुणते जो संख्या बटे में है ये गुणा में जाती है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, जो गुणे में है वो बटे में आती है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 7 से अगर काटे तो 7 दूनी 14 होते हैं, ये 0 बचा, और 7 पन्ना 35 होते हैं। फिर हम 5 से काटेंगे तो 5 को 20 होते हैं। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ जाएगा, जब 36 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 छंग 24 होते हैं, और 4 3 12 13 1 14। इस तरीके x की वैल्यू 144 आ गई। लेकिन पूछा क्या जा रहा था कि तो उस संख्या का 9/4, मतलब जो संख्या हमने निकाली इसका 9/4 बताइए। जब इसका हम 144 का 9/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 बचा कितना 2, 24, 4 6 24। अब इस 9 को गुणा करेंगे तो 9 6 का 54 बचा 5, 9 3 का 27, और 27 और 5 कितने होते हैं, 27 5 32, 27 5 हो जाएंगे 32। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आ गया है, इसको भी देख लेते हैं, ताकि आपको अगर इसमें समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 1/4 का
किसी संख्या के एक चौथाई का, एक चौथाई मतलब पता है ना, एक तिहाई, एक चौथाई, दो चौथाई, पता ही आपको। तो कह रहा है किसी संख्या का, तो हमने मान लिया वो संख्या x है। अब इस संख्या का एक चौथाई, एक चौथाई का मतलब 1/4, एक चौथाई का एक तिहाई 15 है। फिर समझिए, एक संख्या का एक चौथाई का मतलब गुणा का निशान, एक तिहाई मतलब 1/3, एक चौथाई, एक तिहाई, सब पता है ना, एक तिहाई कितना है, 15 है। तो वह उस संख्या का 3/10 कितना होगा, मतलब एक संख्या का 1/4 मतलब एक चौथाई का एक तिहाई 15 है, तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो पहले वो संख्या निकालेंगे, फिर उस संख्या का 3/10 निकालेंगे, वो हमारा होगा आंसर। चलिए निकालते हैं। जब 1 का गुणा 1 में करेंगे, उस 1 का गुणा x में करेंगे तो x आ जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएंगे, बराबर 15 आपका चल रहा है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कि 12 पंचे 60, 6 12 कम 12, 12 6 18। तो वो संख्या कितनी आ गई, वो संख्या आ गई 180। कितना आ गई, 180 आ गई। लेकिन अभी जी मेरा आंसर नहीं हुआ, कह रहा था उस संख्या का 3/10 कितना होगा, मतलब जो संख्या है ये 180, इसका 3/10 कितना होगा। तो 0 0 अर्थात 54, तो उस संख्या का होगा 54। समझ में आया ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको रेशियो कैसे सॉल्व करते हैं। रेशियो चैप्टर मेरा देखा होगा आप लोगों ने, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। अगर अभी तक मेरा रेशियो चैप्टर को नहीं देखा है, परसेंटेज चैप्टर को नहीं देखा, मैंने सारे परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, CI SI के अधिकतर मैंने पढ़ा रखा है, और मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं इस रेशियो के चैप्टर के क्वेश्चन को, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताया है। जरा सी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कैलकुलेशन करने में आपको कंफ्यूजन हो, या फिर आपको किसी संख्या को मानने में कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी धुआंधार ट्रिक से बताया है, और मैं फिर से उसी ट्रिक से बताने जा रहा हूँ इस रेशियो के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, यदि A अनुपाते B, A अनुपाते B बराबर 2/3 और B अनुपाते C बराबर 4/5 और C अनुपाते D बराबर 6/7 हो, तो A अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपाते D का मान ज्ञात कीजिए। तब इसको हम ज्ञात करते हैं कैसे। सबसे पहले बहुत ही अच्छा फंडा है, आप क्या है, कितने हैं, A भी है, B भी है, C भी है और D भी है, 4 हैं। तो इसको लिख लेंगे हम पहले, A B और C और D, इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक, X Y Z के कुछ भी मानने की आपकी जरूरत नहीं है, मैं इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने लिख लिया। जब कभी कभी एक बात मैं और बता देता हूँ, जब D ना हो, कितने हो, 3 हो, तो A B C लिखेंगे। D है, D के बाद और भी कोई आ जाता है, E F G H कुछ भी आ जाए, तो आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पर 4 थे, A भी था, B भी था और C और D था, मैंने लिख लिया। अब इसको रखेंगे ऐसे, लिखा है A अनुपाते B, तो A अनुपाते B बराबर कितना है, 2/3। कहने का मतलब A अनुपाते B का मान 2 और 3 है, तो ऐसे इस तरीके से मैं लिख लूंगा। लिख लिया। फिर लिखा है B अनुपाते C, तो B अनुपाते C है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, B अनुपाते C, तो यहाँ पर नए लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं कि C का मान 5 है तो यहाँ रख दें, यहाँ नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, B अनुपाते C, मतलब B के नीचे B का मान 4 और C के नीचे C का मान 5। ये जगह यहाँ पर जो खाली हो रही है, इसको खाली होने दीजिए, उसको बाद में हम फिल करेंगे। अब आते हैं C और D, तो C और D को मैं इस नई लाइन से लिखूंगा 6/5। अब देखिए जगह तुम्हारी कहाँ खाली बची, ये जो जगह खाली मिली उसको फिल करना है। अभी हम बताते हैं कैसे फिल करेंगे। अब देखिए 3 के बगल की जगह खाली है, तो बगल की संख्या भरी जाती है। यहाँ हमने 3 भर दिया, फिर भी यहाँ खाली है, तो यहाँ इस तरीके से भर देंगे।
अब यहाँ भी खाली है ना, तो 500, मतलब कि बगल की संख्या उठा के रखी जाती है, ठीक है ना। अब इस तरीके इधर आ जाएगा, ये 6 यहाँ खाली, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से सब बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, इसका इसका, इसका इसका, सब में करेंगे। तो करते हैं, तो जब करेंगे हम 2 चौको 8, 8 छम 48, फिर देखिए 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा। अब 8 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 48 आएगा। अनुपात 3 का गुणा हम 4 में करेंगे, 3 चौको 12 होगा। अब 12 का गुणा 6 में करेंगे तो बरछम 72 हो जाएगा, 72 लिख लो। अनुपात 3 5 15, 15 छक्का 90, अनुपात 5 15, 15 7 105। तो इस तरीके से हमारा सारा आ गया ना। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, चाहे ना काटो, क्योंकि हमें सबका मान यहाँ पर अगर पूछ लिया जाता है ए बी सी डी का अनुपात बताइए, तब इसको थोड़ा सा और काट लेते, कटता तो ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए और डी निकालना है, तो हमें ए से मतलब रखना है 48 अनुपाते, क्योंकि ए अनुपाते डी का मान हमें चाहिए ना, तो ए से मतलब रखेंगे हम और डी से मतलब रखेंगे 105 थे। अभी ये हमारा आंसर नहीं हुआ, अभी ये कट रहा है, क्योंकि जब तक रेशियो का मतलब क्या होता है, जब तक कटे, जब तक सिंप्लीफाई हो, जब तक कर सकते हैं। तो काटेंगे 3 1 3 तिछंग 18, 3 3 9 3 5 15। अब इससे ज्यादा आप नहीं काट सकते हो, तो यही हो गया हमारा 16 अनुपाते 35 हो गया ए रेशियो डी का मान। तो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो प्लीज मैं कहता हूँ इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसको समझ सके और जान सके, ठीक है ना। शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करें जरूर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, मतलब एक पाइप लगा है और उस टंकी में एक छेद है, रिसाव है, वो खाली कर रहा है। तो छेद है तो मेरा पानी नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भर रहा है और रिसाव जो है वो खाली कर रहा है। तो कितना खाली कर रहा है, 2 सही 1/3। तो इसको कह सकते हैं 3 दूनी 6, मतलब कि 2 सही 1/3। अगर इसको सही तरीके से लिखे 3 दूनी 6 1 7, मतलब 7/3 लिख सकते हैं। ये भरने काम कर रहा है और ये खाली करने काम कर रहा है, ठीक है ना। जब इस तरीके, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, छोटा ही क्वेश्चन कह रहे हैं, ये 7/3। देखिए ये भरने, एक पाइप जे ए मान लेते हैं और जे बी मान लेते हैं, ठीक। ये बी इसलिए मान लिया क्योंकि वो रिसाव है, वो खाली कर रहा है, पाइप को, टंकी को खाली कर रहा है। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, 2 सत्ते 14। ये अभी यहाँ पर लिख देते हैं, 2 सत्ते 14 और 7 दूनी 14, मतलब कि 6, ठीक। तो कहने का मतलब ए जो है 1 घंटे में 7 भरता है, बी जो है 1 घंटे में 6 खाली कर देता है। तो आप बताइए, अगर 7 लीटर पानी जाएगा और 6 लीटर पानी निकल जाएगा, तो टंकी के अंदर कितना पानी जा पाएगा, 1 लीटर ही पानी जा पाएगा, 1 लीटर ही जा पाएगा। और टंकी है कितने की, 14 लीटर की है। तो इस तरीके से कितना समय लग जाएगा, 14 घंटा समय लग जाएगा खाली होने में, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते नहीं और चलते चलते मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया और शेयर नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना जरूर न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो में डालूँ आपका तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो